नीतीश कुमार को एक थप्पड़ जड़ देती तो शायद ऐसी घटना भविष्य में दोबारा कोई मंत्री दोहराने से भी डरता। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। नकाब ही तो छुआ है, कुछ और छू देते तो पता नहीं क्या हो जाता। जी हाँ, यही स्टेटमेंट है माननीय संजय निषाद का, जो कि बीजेपी पार्टी से अभी जुड़े हुए हैं। निषाद पार्टी के वो संस्थापक रहे हैं। संजय निषाद द्वारा नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बचाव में कहा गया है। जी हाँ, जो नीतीश कुमार ने किया वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, किस प्रकार उन्होंने एक समारोह में एक महिला का किस प्रकार उसका जो नकाब है उसको सार्वजनिक रूप से जबरदस्ती खींच दिया बिना उसकी सहमति के। ये एक गंभीर अपराध की कैटेगरी में आता ही है, लेकिन जो संजय निषाद ने जो बयान दिया वह भी अपराध की कैटेगरी में आता है। अब ये दोनों नेताओं ने जो काम किया है वो समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। ये मामला इतना गंभीर है कि यदि कोई आम व्यक्ति ऐसा करता तो अगले ही दिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती और शायद वो इस वक्त अपनी जमानत के लिए प्रयास कर रहा होता। लेकिन क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे एक सांसद हैं, तो ये सारी कंडीशन जो है हालांकि लागू उनके साथ भी होती हैं, लेकिन क्योंकि राजनीतिक आधार होने के कारण उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां नहीं हो पा रही है और शिकायतकर्ता भी शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सके। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों मंत्रियों ने जो काम किया है वो कितना गैर सामाजिक और निंदनीय कृत्य है। सही मायने में कहें तो काफी बेहुदा कृत्य है, जिसके लिए इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस विषय में आगे बढ़े उससे पहले एक बात और सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। एक गहलोत का वीडियो भी इसी प्रकार से जो कृत्य नीतीश कुमार ने किया वैसा ही कृत्य गहलोत ने भी किसी महिला के साथ किया था, ऐसे ही किसी समारोह में, तो वो भी वायरल हो रही है। तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार का कृत्य चाहे वो गहलोत हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, सभी के खिलाफ ये कानूनी जो नियम है वो लागू होंगे और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं और जो उनके समर्थक हैं, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी परिस्थिति देखकर कुछ महाभारत के सीन याद आते हैं, जहां पर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का आदेश दे दिया जाता है और वहां पर बैठे हुए सभासद लोग उसका सहयोग, द्रौपदी का सहयोग ना करके उस पर हंसी उड़ाते हैं, उसकी उस परिस्थिति की हंसी उड़ाते हैं, तथा कुछ दुशासन जैसे लोग दुर्योधन का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो खैर, ये तो एक उदाहरण के तौर पर हमने कहा, लेकिन जो परिस्थिति अभी है उस परिस्थिति को देखते हुए इतना तो मन में विचार आता है कि जिन लोगों के हाथ में जनता ने अपने प्रदेश की बागडोर सौंपी है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसकी सोच कैसी है, महिला सुरक्षा को लेकर के, अपने जो संस्कार हैं उसको लेकर के, भारत के संविधान को लेकर के, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं जब भी हम किसी व्यक्ति को, किसी को, मंत्री को अपने प्रदेश की बागडोर संभालते हैं। तो ये बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी आवश्यक है। एक बार उनके हाथ में बागडोर देने के बाद 5 वर्ष तक केवल धरना देने के अलावा कुछ और जनता नहीं कर पाती है। यही चीज अब उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनका कृत्य जो है लोगों को काफी आहत करने वाला है। यानी जो व्यक्ति इस प्रकार के मानसिकता अपने अंदर रखता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से किसी वंचित वर्ग का, किसी समुदाय का, किसी विशेष जाति इत्यादि का, किसी समुदाय का किस प्रकार से वो व्यक्ति सहयोग कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। जहां पर यह भी संभव हो सकता है कि कुछ विशेष जाति का लाभ लेकर के, उनके बहुसंख्यक होने का लाभ लेकर के, राजनीति में अपने आप को ऊपर रख के बीजेपी के साथ जुड़ करके और कोई राजनीतिक मलाई खाने वाला कार्य कोई व्यक्ति कर रहा हो। यहाँ पर एक बात काफी गंभीर है कि जिन लोगों को हम अपने प्रदेश की बागडोर सौंपते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन पर विश्वास करते हैं, वो लोग कितने संस्कारी हैं, उनकी सोच कैसी है, और वो जीत पाने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में उन लोगों के साथ, जनता के साथ, जिसने उस पर विश्वास किया है, उसके साथ क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली जिस प्रकार का कृत्य ये हुआ है, ये कृत्य काफी निंदनीय है और देहाती भाषा में बोलें तो काफी बेहुदा कृत्य है। उनका समर्थन करने वाले भी बेहुदा कृत्य कर रहे हैं, साथ में जो
कृत्य किया गया है वो तो है ही आपराधिक प्रकृति का। तो ऐसा नहीं है जनता ने आपको चुनकर एक विशेष पद पर पहुंचा दिया तो आप उसका अनुचित लाभ उठाएंगे और अपने आप को एक तानाशाह की तरह मान करके जनता के साथ व्यवहार करेंगे। कुछ लोग इसको अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर इसको इस प्रकार का विवाद बनाया जा रहा है कि दो धर्म समुदाय के बीच में तनातनी या फिर हिंदू मुसलमान करने का काम किया जा रहा है। तो विशेष रूप से ये तो खैर राजनीतिक बात हो गई, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मंत्री पद पर रहते हुए और मंत्री पद पर ना भी रहे तो आम जनता के रूप में भी इस प्रकार का जो कृत्य किया जाता है वो आपराधिक प्रकृति का है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जनता को आवाज उठानी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है उसको विशेष रूप से उसका विरोध करना चाहिए। अब यहाँ पर जो घटना उस महिला के साथ हुई है, उस महिला ने इस घटना को किस प्रकार से सह लिया, चुप रही और वहां के लोग उस पर हंसते रहे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि बाद में उसने अपने इस्तीफे की या फिर अपने उस पद को ग्रहण ना करने की बात कही, लेकिन वो बाद की बात हो जाती है। उसी मौके पर उस कृत्य के तुरंत बाद यदि वो महिला नीतीश कुमार को एक थप्पड़ जड़ देती तो शायद ऐसी घटना भविष्य में दोबारा कोई मंत्री दोहराने से भी डरता, सोचता, 1000 बार सोचता। लेकिन राजनीतिक दबाव इतना अधिक है जनता के ऊपर कि सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ कोई बोलना तो दूर, कोई उंगली उठाना भी, उसके पीठ पीछे बात करना भी उचित नहीं समझता है। तो ये विशेष रूप से जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक हमने थप्पड़ वाली बात कही, वो अपनी लज्जा भंग होने से बचाने के लिए ये उसको राइट्स देते हैं, कानूनी अधिकार देते हैं कि इस प्रकार का कृत्य यदि कोई करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं और उस विरोध करने में आप उस व्यक्ति को थप्पड़ भी मार सकते हैं, धक्का भी मार सकते हैं। इस प्रकार का कृत्य आपको आपके कानूनी अधिकार देता है, कानून ऐसा अधिकार आपको देता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ऐसा कुछ गलत किया है। इस प्रकार का कृत्य यदि किसी एक महिला ने यदि ऐसा कार्य किया तो ये केवल उस महिला के प्रति ही नहीं, समाज की सभी महिलाओं के प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण पैदा करेगा और समाज में ऐसा कृत्य करने वाले लोगों का, जो लोग समर्थन करते हैं, उनका भी मुंह बंद करने का काम करेगा। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर और बात करते हैं कि इन दोनों के खिलाफ किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो की क्लिप भी देखें। आपको गहलोत की क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें गहलोत ने ऐसा कृत्य किया है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा देखने को मिला है तो हमने सोचा आपसे साझा करना आवश्यक है। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। तो ये वीडियो जो आपने देख ली, इन वीडियोस को देखने के बाद प्रथम दृष्टया तौर पर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर किसी महिला का इस प्रकार से अपमान करने का प्रयास किया है। ये कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। यानी यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, यानी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 74 के तहत किसी महिला के खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग करके उसका शील भंग करना, यानी उसकी लज्जा भंग करना, उसकी मर्यादा तोड़ना, इस प्रकार का कृत्य धारा 74 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। यानी नीतीश कुमार का यह कृत्य, अगर वो महिला शिकायत करती है तो क्योंकि ये शिकायत गंभीर प्रकृति का है, इस पर तुरंत FIR दर्ज करने का प्रावधान कानून में दिया गया है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं और प्रशासनिक दबाव की वजह से पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, जिसकी पूरी संभावना है। धारा 74 में आने वाले अपराधों के लिए सजा कम से कम 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।
लेकिन अपराधियों के लिए जिस प्रकार के जुर्माने के प्रावधान है उससे अपराधियों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। धारा 74 के अलावा धारा 79 भी नीतीश कुमार के खिलाफ लगाई जा सकती है, जिसमें 3 साल की कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से अपमानजनक शब्द, इशारे या कृत्य करना इसमें शामिल है, जो कि नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, क्योंकि बिना उस महिला की सहमति के नीतीश कुमार द्वारा उसका स्पर्श और सार्वजनिक रूप से उस महिला का अपमान किया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार क्योंकि एक उच्च सार्वजनिक पद पर विराजमान है, उनके खिलाफ महाभियोग और राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाए जाने की मांग भी की जा सकती है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। हम यह भी जानेंगे कि शिकायतकर्ता यानी पीड़ित पक्ष को, जो महिला है, उसको इस कार्रवाई के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा कानून के तहत। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो डॉक्टर संजय निषाद ने जो स्टेटमेंट दिया है, आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया है, उसके लिए वो किस अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि नीतीश कुमार ने जो कृत्य किया है, यानी किसी महिला की लज्जा भंग की है सार्वजनिक रूप से, ये काम उन्होंने पहली बार नहीं किया है। यानी वो इस तरीके का कार्य करने वाले नियमित प्रकृति के आपराधिक किस्म के व्यक्ति माने जा सकते हैं, उनके पिछले कृत्य को देखते हुए। जहां पर विधानसभा में दिए गए उनका स्टेटमेंट भी एक वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने लड़के लड़की के बीच के संबंध को विधानसभा में आपत्तिजनक रूप से प्रकट किया था। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। जहां तक संजय निषाद की बात है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट इतना बेहुदा है, इतना आपत्तिजनक है कि इसके लिए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो कि हमने आपको नीतीश कुमार वाले केस में बताया कि 79 किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से अपमानजनक शब्द, इशारा या कृत्य करना है। तो जो स्टेटमेंट है वो इसी प्रकार का कृत्य है जो कि धारा 79 के तहत कवर होता है, जिसमें 3 साल तक की सजा के प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा जो कृत्य संजय निषाद ने किया है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में भी आता है, यानी आपराधिक धमकी या डर पैदा करने वाला कार्य भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट से किया है, जो कि धारा 351 सब क्लोज 2 के तहत कवर होता है। यानी इन दोनों नेताओं ने जो कृत्य किया है वो आपराधिक प्रकृति का है, जिसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि उस पीड़ित पक्ष को न्याय के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि 2027 में यूपी के चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर जो संजय निषाद के स्टेटमेंट्स हैं लगातार आ रही हैं, इसी प्रकार हाईलाइट होने के लिए भी हो सकता है उन्होंने ऐसा गेम खेला हो, लेकिन ये गेम उनको उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है वो बेहद ही आपत्तिजनक है और किसी भी प्रकार से इस स्टेटमेंट को स्वीकारा नहीं जा सकता। हालांकि इसको हिंदू मुसलमान का जामा पहना करके लोगों को आपस में भिड़ाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर हिंदू मुसलमान आपस में अब इस विषय को लेकर के तनातनी सामने देखने को मिल रही है। तो बेसिकली जो संजय निषाद है वो हाईलाइट होने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं और लोगों को उकसाने का काम भी कर रहे हैं, ताकि वो इस प्रकार के स्टेटमेंट से आहत होकर के आपस में लड़ना शुरू कर दें और इनका जो चुनावी माहौल है वो गर्म हो सके। इससे पहले भी संजय निषाद ने अपनी जाति के जो लोग हैं, जो निषाद केवट मल्लाह जाति के लोग हैं, साहनी जाति के लोग हैं, उनको SC ST में शामिल करने के लिए रैलियां करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो CM हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फरमान जारी कर दिया किसी जाति विशेष को लेकर के किसी प्रकार की रैली आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी उन्हीं के पार्टी का एक नेता बोलता है कि हम अपनी जाति के लिए यह आंदोलन करेंगे और उसी पार्टी का दूसरा नेता बोलता है कि ऐसे आंदोलन नहीं होने देंगे, जिससे इस बात का स्पष्ट पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से संजय निषाद ये दिखाना चाहते हैं
कि हम जो हैं अपनी जाति के साथ, जिनका वोट उनको लेना है उसके साथ खड़े हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उसका आंदोलन, उसकी रैली नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई सत्ता में इतने समय रहने का आपको क्या लाभ है जब आप एक छोटा सा काम अपने जाति विशेष के लिए नहीं कर पाए। अब इस बात को समझा जा सकता है किस प्रकार वो अपने पद का, जनता की वोटों का लाभ पा करके अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद का उपयोग केवल अपने निजी हित में कर रहे हैं, ये चीजें सामने आती है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि नेता लोग अपने स्टेटमेंट, अपने कृत्य से केवल लोगों को उकसा करके, आपस में लड़ा करके वोट बैंक मजबूत करते हैं, अपने जीत का रास्ता आसान करते हैं, और लोग केवल आपस में लड़ करके मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, बिना अनावश्यक केसेस अपने ऊपर करवा लेते हैं, जिसकी वजह से जीवन भर उनको परेशान होना पड़ता है। और वो बहुत सारे लोग, क्योंकि यूपी में जातिवाद इतना चरम पर है कि लोग खाली ये देखते हैं कि हमारी जाति का नेता है, कैसा है, कैसी सोच रखने वाला है, कैसे संस्कारों वाला है, पीछे के कृत्य कैसे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के साथ उसने सहयोग कर दिया होगा, लेकिन अधिकतर लोग उससे पीड़ित हैं, उसके पक्ष में नहीं हैं, और इस प्रकार के स्टेटमेंट केवल वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं। तो जनता को ध्यान रखना है कि इस प्रकार के राजनेताओं के स्टेटमेंट में न आकर के, उनके राजनीतिक भाषणों में न आकर के जागरूक रूप से काम करें, और ये देखें, ये विचार करें कि किस व्यक्ति को हमें आगे बढ़ाना है, किस व्यक्ति पर हम भरोसा कर सकते हैं। उस पर भरोसा करके, एक को हमने भरोसा करके देख लिया तो हमें अब दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करके देखना चाहिए। हालांकि हो सकता है आपके पास विकल्प नहीं हो, लेकिन हमें विकल्प तलाशने चाहिए, और हो सकता है सही समय आने पर आपके पास उचित विकल्प उपलब्ध भी हो जाए। तो इस बात में जल्दीबाजी हमें नहीं करनी चाहिए कि हमें किसका समर्थन करना है और किसका समर्थन नहीं करना है। अब जहां तक संजय निषाद की बात है, उसी प्रकार से मुकेश साहनी भी हैं जो बिहार में काफी प्रयासरत रहे, लेकिन उन्हें वहां पर सफलता नहीं मिली। अगर वही प्रयास मुकेश साहनी द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जाता तो इस बात की पूरी संभावना है कि मुकेश साहनी को जो लोग हैं वो अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि वो एक नेक इरादे से काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य अपने समाज को आगे बढ़ाना है और संविधान के अनुसार लोगों को समानता दिलानी है। तो अब बात करते हैं पीड़ित पक्ष को इस विषय में क्या करना चाहिए। पीड़ित पक्ष के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करे और वहां पर एफआईआर दर्ज हो और उसके हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा आपको भी पता है कि एक मुख्यमंत्री है, दूसरा सांसद है, तो इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज तो होने वाली नहीं है। कोई आम आदमी होता तो एफआईआर दर्ज भी हो जाती और सारे काम हो जाते हैं। तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि उस महिला को डायरेक्ट न्यायालय से सहायता मांगनी चाहिए, जहां पर वो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और वहां पर उस कंप्लेंट के माध्यम से न्यायालय या तो एफआईआर करने का आदेश दे सकता है या फिर स्वतः ही उस कंप्लेंट को आगे बढ़ा सकता है, जिसके तहत इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंची होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलता है अगली वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।